Welcome back everyone. This is our last video on लाइफ प्रोसेस जहां हम आज कवर करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में। तो अभी तक की 3 वीडियोस में वी हैव लर्नड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और आज हम लास्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा जो लास्ट वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई थी। वो ये थी कि मैंने जब आपको अपना ये हार्ट का डायग्राम शो किया था तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट आर्टरी लिखा हुआ था। सो दैट वाज माय मिस्टेक, प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा। वो लेफ़्ट आर्टरी नहीं है, वो लेफ़्ट आर्ट्रियम है एंड राइट आर्ट्रियम है। तो इसको बस ठीक कर लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अनवांटेड सब्सटेंसेस अगर है तो उसको रिमूव करना है। ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि एक्सक्रीशन एंड इजेशन सेम ही प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता। एक्सक्रीशन एक बहुत ही वाइडर टर्म है। इजेशन एक्सक्रीशन का पार्ट है। ठीक है। एक्सक्रीशन डजंट मीन कि आप टॉयलेट गए एंड यू यूरिनेट एंड ऑल, दैट इज नॉट एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन में वो सारा का सारा प्रोसेस आता है जहाँ पर आप अपनी बॉडी से कोई भी अनवांटेड अनडिजायरेबल सब्सटेंस को रिमूव करते हैं। जैसे कि टॉयलेट तो आप जाते ही हैं, ठीक है। उसके अलावा आप स्वेटिंग भी करते हैं, उसके अलावा ब्रीदिंग के दौरान CO2 भी रिलीज करते हैं। सो दीज ऑल प्रोसेसेस आर पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है। एंड ईजेशन एक्सक्रीशन का एक हिस्सा है। और ईजेशन बेसिकली डाइजेशन के दौरान होता है, डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान होता है। जब कोई भी सब्सटेंस अनडाइजेस्टेड रह जाता है, अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट कर देते हैं एंड देन फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इट गोज आउट ऑफ द बॉडी वाया एनस। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ईजेशन एंड एक्सक्रीशन में फ़र्क है। एक्सक्रीशन एक वाइडर टर्म है एंड इजेशन इस टर्म का एक इस डोमेन का हिस्सा है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम ह्यूमंस की बात करेंगे आज। तो ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम हम जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है किडनी के बारे में। तो क्या है किडनी, मैं आपको बता दूं। किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है वो हम लोग आके देखेंगे। पहले मैं आपको सिस्टम के पार्ट्स बता देता हूँ, स्ट्रक्चर बता देता हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें 2 किडनी होती हैं जिस जिनका जो वज़न होता है ऑलमोस्ट 120 ग्राम से 170 ग्राम तक होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो राइट किडनी होती है हमारी, वो राइट किडनी लेफ्ट के मुकाबले थोड़ी नीचे होती है। हमारी राइट जो किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी के मुकाबले थोड़ी नीचे होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के राइट साइड में लिवर होता है और लिवर का वेट ऑलमोस्ट 1.5 kg होता है। तो लिवर के वेट के कारण जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले। ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वी हैव 2 किडनीज, बीन शेप्ड ऑर्गन्स जिसको हम किडनी बोलते हैं। इन दोनों के ऊपर ये बैठा हुआ है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ द चैप्टर दिस लाइफ प्रोसेस। इसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम होता है। सो किडनी के बाद आता है हमारे पास यूरेटर। यूरेटर वो चैनल है, वो पाइप है जिसके थ्रू यूरिन पास करता है। एंड उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहाँ पर यूरिन स्टोर्ड होता है। एंड व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन दिस ब्लैडर, इन दिस मसल, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरेथ्रा की ओपनिंग खुल जाती है एंड यू यूरिनेट। ओके। सो दिस इज इन ब्रीफ व्हाट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस लुक्स लाइक। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में किडनी का काम क्या होता है। ठीक है। यस। सो व्हाट हैपेंस इनसाइड किडनी। किडनी के अंदर काम होता है फिल्ट्रेशन का। जैसे यहाँ चाय को छाना जा रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये छन्नी जो है चाय पत्ती को रोककर सिर्फ टी को कप में जाने दे रही है,
वैसे ही हमारी किडनी भी क्या काम करती है, हमारी किडनी भी फिल्ट्रेशन का काम करती है। ब्लड में अगर कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जो अनडिज़ायरेबल है, जो हमारी बॉडी के लिए नहीं है, तो उसको आगे जाने नहीं देती किडनी, और किडनी उसको वहीं रोक देती है। तो किडनी बेसिकली हमारी बॉडी का प्यूरीफायर है, ठीक है। और ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई कैसे करती है, आइए जानते हैं। तो नेफ्रॉन ऐसे सेल्स हैं, नेफ्रॉन ऐसे सेल्स हैं, ऐसी यूनिट्स हैं जो दोनों किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। अब सारा का सारा काम, फिल्ट्रेशन का काम यही करते हैं। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन का काम क्या होता है, बेसिकली नेफ्रॉन का काम छानने का होता है, फिल्टर करने का होता है। वो कैसे करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि नेफ्रॉन का जो नंबर होता है हमारी बॉडी, हमारी किडनी के अंदर, दैट इज अराउंड 1 मिलियन। सो इन ईच किडनी वी कैन एक्सपेक्ट दैट एटलीस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर देयर। और क्योंकि इतने सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो ट्यूब्स हैं इनकी कॉइलिंग हो रखी है, इनका गुच्छा बना हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन्स का जो नंबर है किडनी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इतनी सारी नेफ्रॉन्स को किडनी में एकोमोडेट करना तभी पॉसिबल होगा जब ये सारे की सारे नेफ्रॉन्स कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की किडनी से नेफ्रॉन्स को अगर हम बिछाएं खोलकर, सो दे वुड कवर ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स, ठीक है। ओके, सो नेफ्रॉन के बारे में आपको बता दिया। ये वो यूनिट्स हैं जो हमारी किडनी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। कैसे करती हैं मैं बताता हूँ आपको। पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर हम वर्किंग सीखते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, जिसमें आता है रेनाल आर्टरी। रेनाल आर्टरी ये वाला हिस्सा है, जिसको एफरेंट एटेरियोल भी बोलते हैं। एफरेंट एटेरियोल बेसिकली ब्लड लेकर आता है नेफ्रॉन के पास। तो एफरेंट एटेरियोल रेनल आर्टरी का ही हिस्सा है। देन वी हैव ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वो हिस्सा है जहाँ पर इस ब्लड कैपिलरी का बंच ऑफ कैपिलरीज तैयार किया जाता है, ठीक है। इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस इज गुच्छा किसका, ब्लड कैपिलरीज का। और वो किससे कनेक्टेड है, एफरेंट एटेरियोल से या फिर रेनल आर्टरी से, ठीक है। देन दिस सी शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। देन वी हैव ट्यूब्यूल। ये पूरा जो आप पार्ट देख रहे हैं, इस पूरे को हम ट्यूब्यूल कहते हैं। देन वी हैव रेनाल वेन। रेनाल वेन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। एंड देन वी हैव यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। सो दिस इज यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ओके गाइस, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ पहले बता दूं कि इस डायग्राम में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अगर नहीं भी पता हो तो भी चल जाएगा। जैसे कि एफरेंट एटीरियोल या इफरेंट एटीरियोल आपको नहीं भी पता तो भी चल जाएगा। आप इसको रेनल आर्टरी से सिग्निफाई कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एफरेंट एटीरियोल रेनल आर्टरी का ही हिस्सा होता है। तो अगर आपको लगता है कि एफरेंट एटीरियोल एंड इफरेंट एटीरियोल वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेमोराइज, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सेम यहाँ पे लिखा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। हेनलेज लूप को आप स्किप कर सकते हैं। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, दे आर नेसेसरी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। रेनल आर्टरी, ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूल, रेनल वेन एंड यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। वी विल कीप दिस सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और डेप्थ में पढ़ना है, तो आप यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट फॉर क्लास 10th, अगर आप पढ़ रहे हैं फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, तो आप इसी वीडियो पे स्टिक करें। वरना इंटरनेट पे तो आपको
काफ़ी हद से ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, इन डेप्थ कंटेंट मिल जाएगा, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। बट पॉइंट इज़ आपको कहीं न कहीं आके रुकना पड़ेगा और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी उतना ही पढ़ें जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ, जिसमें आपको नंबर पूरे मिलें, ठीक है? सो लेट्स बिगिन हाउ अ नेफ्रॉन वर्क्स इनसाइड अ किडनी। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने बनाया है आप सभी के लिए नेफ्रॉन का, जहाँ मैं आपको वापस से एक बार रिकैप करा दूँ कि ये रेनल आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है, इम्प्योर तो नहीं बोलेंगे, वो ब्लड लेकर आ रही है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है एंड उसके साथ साथ ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है। तो डिज़ायरेबल एज वेल एज अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस दोनों होते हैं उस ब्लड में जो रेनल आर्टरी लेकर आ रही होती है। ओके, अब रेनल आर्टरी के कई सारे बंचेस बन जाते हैं यहाँ पे, फर्दर कैपिलरीज में वो डिवाइड हो जाती है और इन बंचेस को हम क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। ये जो गुच्छा बना हुआ है कैपिलरीज का उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं एंड दिस सी शेप्ड स्ट्रक्चर इसको हम नाम देते हैं बोमन्स कैप्सूल। ओके, देन अगेन मैंने यहाँ पे पीसीटी लिखा हुआ है, पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, you can skip that. There is Henle's loop and there is DCT which is distal convoluted tubule. समझ में आए वेरी गुड, ना समझ में आए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल भी डिस्कस्ड नहीं की गई हैं, इसलिए अगर आप स्किप करना चाहें तो बेझिझक स्किप कर सकते हैं, ठीक है? सो पढ़ते हैं कैसे नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। तो सबसे पहले रेनाल आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आई ग्लोमेरुलस के पास एंड ग्लोमेरुलस इज बंच ऑफ कैपिलरीज, ये रहा ग्लोमेरुलस। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि जब रेनाल आर्टरी अपना ब्लड यहाँ लेकर आ जाती है और बंच ऑफ कैपिलरीज में अपना ब्लड रख देती है, तो जब तक ब्लड यहाँ रहता है ब्लड में से काफ़ी सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, यूरिया एंड एनी नाइट्रोजनस सब्सटेंस, कोई भी यूजफुल या फिर अनडिजायरेबल सब्सटेंस यहाँ से पास होकर चला जाता है बोमेंस कैप्सूल में। ये एरोज अच्छा खासा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जितना भी सब्सटेंस है वेदर वांटेड और अनवांटेड वो सारा का सारा सब्सटेंस चला जाता है बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है? नाउ बोमेंस कैप्सूल में कैसे गया, क्या होता है, ग्लोमेरुलस में जितनी भी कैपिलरीज हैं और बोमेंस कैप्सूल जो है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल की जो वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं। सो उन पोरस वॉल्स में से ये सभी के सभी सब्सटेंसेस निकल जाते हैं एंड दे एंटर बोमेंस कैप्सूल। ओके, सो बोमेंस कैप्सूल में सारा का सारा सब्सटेंस आ गया। नाउ अब यहाँ से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं ट्यूब्यूल। जैसे यहाँ पे लिखा ना ट्यूब्यूल, TUBULE, ट्यूब्यूल। वो ट्यूब्यूल जो ग्लोमेरुलस के पास में होती है उसको PCT बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड वो ट्यूब्यूल जो ग्लोमेरुलस से दूर होती है उसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है? आप इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं एंड डिस्टल ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। ओके, एंड वो ट्यूब्यूल जो यू लाइक स्ट्रक्चर बना रही है यहाँ पे उसे हम हेनलीज लूप कहते हैं। ओके, तो यहाँ से सब्सटेंसेस कैरी होके चलना शुरू करते हैं वाटर के साथ। यहाँ पे याद रखना यहाँ पे वाटर भी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वाटर भी ट्रेवल करता है, वाटर में ही सारे के सारे सब्सटेंसेस मिक्सड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ से सारे के सारे वाटर के साथ मिलकर जितने भी हमारे वांटेड और अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। इसी दौरान ये जो हमारा ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस से एक हमारी ये कैपिलरी निकल रही होती है जिसको हम नाम देते हैं एफिरेंट आर्टीरियोल। मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था ना, ये देख रहे हैं आप, ये एंट्री करती है और ये एग्जिट करती है, ये एंट्री करती है और ये एग्जिट करती है। यहाँ देखिए ये एंट्री कर रही थी
और ये एग्जिट कर रही थी। नाउ दिस एफिरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है? एफिरेंट आर्ट्रियोल ये ट्यूब्यूल को घेरे हुए है, ये हमारी ट्यूब्यूल को घेरे हुए है। क्या होता है जब इस जगह पर, एक मिनट, जब इस जगह पर कोई भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस इस ट्यूब्यूल में आ जाता है तो कैपिलरी क्या करती है? कैपिलरी उस सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि यहाँ से वो छूट गए थे सब्सटेंसेस सारे के सारे। तो अगर इस पोर्शन में जितना भी यूजफुल सब्सटेंस मिलता है कैपिलरी को, तो ये कैपिलरी वापस से उन न्यूट्रिएंट्स को या यूजफुल सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब कर लेती है। और इसी प्रोसेस को जो यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है या फिर हम बोले यहाँ हो रहा है, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है नाउ, तो यहाँ पर ये जो हमारी कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी क्या कर रही है? जब तक ट्यूब्यूल में सब्सटेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से वो यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर ले रही है, और उस प्रोसेस को हमने नाम दिया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो धीरे धीरे करते करते यहाँ इस ट्यूब्यूल में जब पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन हो जाता है, जब पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सो व्हाट इज लेफ्ट इज ओनली यूरिन, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। यूरिन क्या है? यूरिन इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंस। तो ये कैपिलरी वाटर को और नाइट्रोजनस सब्सटेंस जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब नहीं करती। जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो वो इस ब्लड कैपिलरी में आ जाते हैं। एंड द unabsorbed content, that is excess water and nitrogenous waste, that remains inside this tubule। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ अब क्या है? यूरिन रह गया है, और इस ब्लड कैपिलरी ने जितना भी रीएब्जॉर्ब किया वो रीएब्जॉर्ब कर कर कहाँ डंप कर देगा सारा का सारा हमारा एब्जॉर्ब मटेरियल? रेनाल वेन में। ठीक है, आर्टरी में तो नहीं कर सकते क्योंकि आर्टरी में तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्या किया? यहाँ से जितना भी रीएब्जॉर्प्शन किया गया इस कैपिलरी के द्वारा ट्यूब्यूल से, वो सारा का सारा थ्रो कर दिया जाता है, या हम बोलें वो सारा का सारा वापस डाल दिया जाता है हमारे मैकेनिज्म में। किसके वजह से? रेनाल वेन की वजह से। तो ये वाली ब्लड कैपिलरी आगे जाके रेनाल वेन में एंटर करती है, और रेनाल वेन जो है हमारी बॉडी में वापस से सारे के सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को एंट्री दे देती है। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि कैसे यूजफुल सब्सटेंसेस को हमने बचाया जब वो ट्यूब्यूल से ट्रैवल कर रहे थे। ओके, नाउ अब हमने क्या देखा? जब अनएब्जॉर्ब्ड कंटेंट, नाइट्रोजनस वेस्ट या यूरिन बोलें, जब वो ट्यूब्यूल के इस हिस्से तक पहुंच जाता है तो उसको भेज दिया जाता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कि ऐसे चैनल में जहां हर जगह से, देखो यहाँ से एक नेफ्रॉन जुड़ा है, हो सकता है यहाँ से भी एक नेफ्रॉन जुड़ा हो, यहाँ से भी एक नेफ्रॉन जुड़ा हो, यहाँ से भी एक नेफ्रॉन जुड़ा हो। तो अलग अलग नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? इस पाइप में सीवेज की तरह यूरिन को डाल देते हैं। एंड व्हाट हैपेंस, जब यूरिन को यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया तो वो यूरेटर से पास होते हुए सीधा पहुंच जाता है ब्लैडर में। और जब ब्लैडर, when it becomes full of urine and when urine exerts pressure on walls of bladder, तो यूरिथ्रा ओपनिंग की वजह से यूरिन जो है बॉडी से आउट हो जाता है। क्लियर? So this is how millions of filtrating units inside kidney performs filtration function. Okay? So this is what we have learned till now. इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। Renal artery brings blood which contains nitrogenous substances like urea, uric acid
एंड ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन एक्सेट्रा। ठीक है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस सिर्फ यूरिया एंड यूरिक एसिड हैं। दिस का मतलब यहाँ पे ये रेनाल आर्टरी को रेफर किया जा रहा है। दिस फॉर्म अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। From glomerulus, substances like urea, water molecules, glucose, amino acid transfers to Bowman's capsule and ultimately to tubule. तो Bowman's capsule से ट्यूब्यूल में ये सारे के सारे substances आ जाते हैं। Tubule is surrounded by capillaries which continuously reabsorbs important substances like glucose, amino acid, etc. into it. तो ट्यूब्यूल को कौन घेरे हुए है? कैपिलरी। इस कैपिलरी की बात हो रही है यहाँ पर, जिसने एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड को वापस से रीएब्जॉर्ब किया, और इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया था सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नाउ ऑन रीचिंग एंड ऑफ ट्यूब्यूल व्हाट इज लेफ्ट इन इट इज ओनली लिक्विड विद नाइट्रोजनस वेस्ट कॉल्ड यूरिन। तो ट्यूब्यूल के एंड पर पहुंचते पहुंचते तक सिर्फ यहाँ यूरिन रह जाता है एंड उसको देन ट्रांसफर कर दिया जाता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। दिस यूरिन इज सेंट टू यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, वहां से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा एंड फाइनली आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज हाउ नेफ्रॉन और किडनी परफॉर्म्स फिल्ट्रेशन फंक्शन। क्लियर? तो इसी के साथ हम एक चीज और ऐड करके यहाँ पढ़ लेते हैं कि देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिनकी किडनी फेलियर हो जाता है, जिनकी किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए वी हैव डायलिसिस मशीन। यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर पेशेंट्स जिनको हम डायलिसिस पे रखते हैं। तो डायलिसिस पे रखने का मतलब क्या है? दैट दीज पेशेंट्स इनकी किडनी जो है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रही है ब्लड को, और जो हमारे एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो यूरिन के साथ पास आउट होते जा रहे हैं। तो उन एसेंशियल सब्सटेंसेस को बचाकर रखने के लिए हम डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, एंड डायलिसिस मशीन वहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करती है और यूरिन को बॉडी से आउट कर देती है। So with this, excretion in humans ends. Now we have excretion by plants, which is very easy. Their mechanism is different from that of humans. अब plants के लिए अलग अलग प्रकार के excretory products हो सकते हैं, जैसे कि gases में they release oxygen during photosynthesis. ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ऑक्सीजन वहाँ पे उनके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। And they release carbon dioxide during respiration, which is also a waste product for them. जब वो सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, that is again a waste product. Water, during transpiration they get rid of excess water. तो हम सब ने ट्रांसपीरेशन पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वही लॉस ऑफ वाटर इसलिए होता है क्योंकि प्लांट के पास एक्सेस वाटर आ जाता है, तो उस एक्सेस वाटर को हम रिमूव कर सकते हैं ट्रांसपीरेशन की मदद से। इन जाइलम दे समटाइम्स रिलीज गम्स एंड रेजिन्स एज वेस्ट प्रोडक्ट्स। कई बार देखा होगा कि पेड़ों पर फेविकॉल या फिर स्टिकी सब्सटेंस चिपका होता है जो शहद की तरह दिखता है, विस्कस लिक्विड होता है, उन्हें हम गम्स एंड रेजिन्स कहते हैं, जिनसे हम यही फेविकॉल और गम्स तैयार करते हैं। तो है तो प्लांट के लिए वो वेस्ट, पर हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस है क्योंकि उनसे हम फिर आगे जाकर कमर्शियल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। देन विल्टिंग ऑफ ड्राई लीव्स इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। सूखी पत्तियां का गिर जाना, दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर प्लांट्स। तो ये दो पिक्चर्स जो क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ पर ड्राई लीव्स और यहाँ गम्स एंड रेजिन्स दोनों ही प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट का काम करते हैं। So this brings us to the end of this chapter and I hope सभी को चारों वीडियोस बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होंगी।
if there is any doubt regarding any topic, do contact me and बार बार इन वीडियोस को देखिए ताकि ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए एंड एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम्स तक आपके दिमाग में सस्टेन करे. So on this note, I end this video. Thank you. Stay healthy.